1994 में समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उस पार्टी के बिहार में मुखिया बने और फिर संघर्ष का दौर चल पड़ा। उस वक्त जो बिहार चल रहा था, जल रहा था बिहार, झुलस रहा था बिहार, जनता तंग थी, तबाह थी, परेशान थी। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में। और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है। न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। दो 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज़ दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्योछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्योछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था। और वह भी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा था कि परिस्थिति वैसी है, तो उनके साथ चले गए। सब कुछ चल रहा था अपनी जगह, लेकिन बाद में चलकर जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी। उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद
न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी आम जनता सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। अब हमारे सामने रास्ता था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। यह हम सब लोगों के मन में चिंता थी। हमारे साथियों ने इस चिंता से अवगत कराया तो हम लोगों को भी लगा कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, अगर हम राजनीति में हैं, हम अपना राजनीतिक धर्म और कर्तव्य समझते हैं, तो फिर से हम लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और किसी भी हालत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को उन हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ने का काम किया, बिहार को मरोड़ने का काम किया। तो इसीलिए जब बात होने लगी कि वहीं पर फिर से चली जाएगी सारी चीज़ें, तब मामला पार्टी के अंदर शुरू हुआ। प्रारंभ में मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि महागठबंधन निर्माण के बाद जो उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, उन उपचुनावों का परिणाम बताता है कि हमारा जन आधार हमसे खिसकता जा रहा है, पार्टी धीरे धीरे बर्बादी की ओर चलते जा रही है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, बाद में कहा गया कि मिलकर कहना चाहिए। मिलकर जितनी बात हमको कहनी चाहिए थी हमने तो पहले ही एक बार नहीं अनेक बार कही। व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के मंच पर भी हमने उठाया, विधायक दल की मीटिंग में भी हमने यह बात कही, पार्टी की बैठक में यह बात कही। तो हर तरफ से, हर तरह से इस बात को कहने के बाद मुझको लगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पार्टी बर्बाद होते जा रही, लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है। और उस वक्त जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया, और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो वहां बंधक ही जब पूरी जायदाद नीतीश जी ने रख दी तो हम हिस्सा कहां मांगे। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा।